हाय गाइस, तो ये है वीडियो नंबर 7 हमारी गो लैंग्वेज सीरीज का। और इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल स्कोप और स्ट्रक्ट के बारे में। अब पहले देख लेते हैं वेरिएबल स्कोप के बारे में। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ x इज इक्वल्स 10। अब अगर मैं इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ fmt डॉट println और x। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आया 10। लेकिन क्या हो कि अगर मैं इस वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूं, मैं भी आपको समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊं फंक टेस्ट, और इस फंक्शन में मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैंने x बनाया इसकी वैल्यू भी मुझे प्रिंट करके दो। fmt.println और x। तो ये देखिए ये हमें एरर दे रहा है अनडिफाइंड x। क्यों? क्योंकि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ये एक लोकल वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है और इस फंक्शन के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ, इस फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल बनाऊँ var x और उसकी मैं वैल्यू दूँ 100, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखें मैंने जो टेस्ट फंक्शन है इसको कॉल तो किया ही नहीं है। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूं। अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हुआ, वो जैसे यहाँ पर आया फंक मैन, उसने टेस्ट फंक्शन को क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर जो हमने ये लाइन लिखी है fmt.println x, उसने देखा कि अगर तो इस फंक्शन के अंदर कोई भी x है तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेकिन उससे इस फंक्शन के अंदर कोई भी x नाम का वेरिएबल नहीं मिला, तो वो गया बाहर और उसने ये देखा ग्लोबल वेरिएबल और उसने हमें ये वैल्यू प्रिंट करके दी। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वेरिएबल हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि मैं ये ग्लोबल वेरिएबल यहाँ फंक मैन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब देख लेते हैं स्ट्रक्ट के बारे में। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि स्ट्रक्ट क्या है। अगर आप इस कोई भी पाइथन से या C++ से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहा है तो उसमें क्या होती थी, हमारे पास क्लासेस होती थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लासेस होती है हमारे पास, लेकिन गो के अंदर हमारे पास होता है स्ट्रक्ट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ टाइप, और यानी कि आप स्ट्रक्ट को एक क्लास समझ लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इस क्लास का नाम दे रहा हूँ डेमो, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रक्ट, और यहाँ पर हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हम रिसीव करेंगे कुछ वैल्यूज, जैसे कि हम क्लासेस में कुछ वैल्यूज रिसीव करते थे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ नेम। अब मुझे गो को ये बताना होगा कि ये जो नेम है ये क्या लेगा, एक इंटीजर लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, क्या लेगा ये। मैं लिखूँगा स्ट्रिंग और एज, उसके बाद हम ले रहे हैं उसकी एज, और एज हम यहाँ पर लेंगे इंटीजर में। बस हम ये दो चीज़ें लिख रहे हैं। अब हम ये जो हमने क्लास बनाई है, यानी कि हमने ये जो स्ट्रक्ट बनाया, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बनाऊँ वेरिएबल, जैसे कि हम क्लासेस को यूज़ करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर बनाऊंगा मैं ए, और ए इज इक्वल टू डेमो। यहाँ पर हम लिखेंगे डेमो, लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे उनकी वैल्यू। जैसे कि नेम में मैं दे रहा हूँ 10 और एज में दे रहा हूँ 14। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखें fmt.println और a। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो ये देखें हमारे पास आउटपुट आया। ये आउटपुट हमारे पास आ चुका है। लेकिन क्या हो कि अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए, मुझे एज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर a.name। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आया मुद्दसर। इसका मतलब ये है कि हम इनको 1 पर 1 भी एक्सेस कर सकते हैं और इन सारों को एक साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। और आगे चलकर हम स्ट्रक्ट के बारे में कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। तो सही दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर इस सोर्स को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।